Hello everyone. Sir. So on the behalf of Shri Ram Swaroop Memorial Group of Professional Colleges and from Department of Computer Application, हम आप लोगों का वेलकम करते हैं। अपने ये एक सीरीज है ऑनलाइन गेम डिजाइनिंग यूजिंग जावा स्क्रिप्ट एंड जे क्वेरी। ये इसमें इस सीरीज के अंदर आप ऑनलाइन गेम डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स को, जावा स्क्रिप्ट के और जे क्वेरी के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स को जो हमको सिखाने के लिए जो स्पीकर हैं वो मिस्टर नीलाभ श्रीवास्तव हैं। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ वेलबाउंड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ही हैज आल्सो जॉइंड अस। सो आई वेलकम मिस्टर नीलाभ फॉर कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप। सो मिस्टर नीलाभ, सर आपकी आवाज आ रही है? मैं आप कंटिन्यू करता सर नाउ यू कैन टेक ओवर सर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर, आपकी आवाज आ रही है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक चीज को लेकर के, जिसमें हम लोग गेम का डेवलपमेंट करेंगे। बेसिकली ये नई और भी चाहे तो अलग अलग तरह की गेम डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए हम जो टेक्नोलॉजी अभी यूज करेंगे वो हमारी जे क्वेरी और जावा इस पर बेस्ड है। पर्पस क्या है? पर्पस इस चीज का है, देखिए टेक्नोलॉजी आप कोई भी पढ़े, आप इवन लैंग्वेज जब किसी भी पढ़ कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो पर्पस होता है उस लैंग्वेज पे अपने कंसेप्ट को क्लियर करना और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए उस पर काम करना। हो सकता है आज आप जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी पे काम कर रहे हैं, कल सी शार्प पे काम करेंगे, हो सकता है आपने इससे पहले भी कोई लैंग्वेजेस कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिस पे काम किया हो, और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको आप आगे सीखते रहेंगे। तो पर्पस क्या है कि कोई भी लैंग्वेज के बेसिक कुछ टेक्निकल कंसेप्ट होते हैं, हमारा पर्पस होता है कि उस पर अपनी स्किल को इम्प्रूव करना। स्किल्स जितनी भी होंगी वो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं। अब इस समय जैसे मैं आपको जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, तो मेरा पर्पस ये होगा कि आपको जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट को पूरी तरह से क्लियर करना और ये समझना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से वर्क किया जाए। किसी भी लैंग्वेज में सबसे अच्छा होता है कि आप अगर गेम डेवलपमेंट करना सीख लेते हैं, तो गेम डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी आर्ट है जिससे आप उसकी स्किल्स की बारीकियां जितनी भी होती हैं उन पर बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो बाकी और चीजें आपके लिए फिर बाद में आसान हो जाती हैं। तो मेरा पर्पस यही है कि मैं सबसे पहले आप लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करूं, जिसके लिए मैंने सबसे बिगनिंग लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इस समय सेलेक्ट किया है, जैसे जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी। मेरा ख्याल है एचटीएमएल या इस तरह की लैंग्वेज पे आपने पहले काम किया होगा। मैंने जो फॉर्म्स और इंक्वायरीज जो मेरे पास आई थी, मैंने उसको देखा था, तो उसमें एचटीएमएल का सबसे ज़्यादा यूज़ आप लोगों ने कर रखा था। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपका कोई, और जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी को मैं इनिशियल लेवल से पहले आपको सिखाऊंगा। तो जो हम लोगों का स्टार्टर होगा उसमें सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि आप सबसे पहले जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी को सीखें, फिर कैसे गेम डेवलपमेंट करेंगे हम उस पर आएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, ये सेशन मल्टीपल पार्ट्स में जाएगा, और इस आज के पार्ट में हम सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम पहले जेक्वेरी पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, या जावास्क्रिप्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसके बाद आप गेम डेवलपमेंट कर सकें। तो सेशन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम में आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखें। मैं स्टार्ट करूं? हेलो, यस सर। Sir. Yes, sir. मैं स्टार्ट करता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. मैं अपनी जा रहा हूँ सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हुए मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ।
विजुअल स्टूडियो के अलावा आपके पास कोई भी दूसरा एडिटर जिस पे आपने काम किया हो, चाहे वो एक्लिप्स हो, चाहे नोटपैड हो, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो, किसी भी एडिटर को आप यूज़ कर सकते हैं। इस समय मैं विजुअल स्टूडियो 2012 यूज़ कर रहा हूँ, जो आपके सामने इस समय ओपन है। मैं सबसे पहले इसमें एक साइट बना रहा हूँ। साइट बनाने के लिए किसी भी एडिटर पे न्यू वेबसाइट, न्यू प्रोजेक्ट, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो फिलहाल मैं विजुअल स्टूडियो में न्यू वेबसाइट इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेरी होती है तो बीच में माइक म्यूट करके एक बार आप उसकी क्वेरी कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आती है, मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही है या कुछ भी और, मैं कोशिश करूंगा आपकी जितनी क्वेरीज आ रही हूँ मैं उन सबको रिजॉल्व करता चलूँ। अब यहाँ पर मेरा सबसे पहला टास्क है कि मैं यहाँ पर एक एम्प्टी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और इस साइट को मैं एक नाम दे रहा हूँ। जस्ट सपोज यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को नाम दे रहा हूँ माई वेबसाइट, माई गेम। तो क्या करते हैं, ठीक है, अभी मुझे इन फाइलों की जरूरत नहीं है। मैं एक्स्ट्रा जो भी फाइल है मैं उनको डिलीट कर दे रहा हूँ। और अगर आपने HTML में काम किया होगा तो आप लोगों ने HTML पेज जरूर बनाए होंगे। तो मैं यहाँ पे भी एक HTML का पेज बना ले रहा हूँ, जिसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो में ऑप्शन होता है ऐड न्यू ऑप्शन। अपने सोल्यूशन पे जब राइट क्लिक करेंगे तो ऐड का ऑप्शन मिलेगा और ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले HTML का बना ले रहा हूँ। मैं इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको index.htm इस नाम से क्रिएट कर दिया। अभी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा चलिए मैं एक सिंपल सी इसमें हेडिंग दे देता हूँ। अब मुझे इस पेज को रन करना है तो मैं राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर कर लूंगा। तो व्यू इन ब्राउजर से मेरा पेज ब्राउजर में क्या आ रहा है वो दिख जाएगा। खैर अभी मैंने सिंपल एक ही बहुत सिंपल से स्टेप्स में HTML का एक पेज क्रिएट किया। नॉर्मल जब आप एक HTML पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें हेड और बॉडी दो सेक्शन होते हैं और बॉडी सेक्शन में मैंने सिर्फ एक अभी हेडिंग टैग का यूज किया है, जिसमें मैंने गेम प्लेस एक हेडिंग दे दी। अब मेरा पर्पज है कि मैं यहाँ पर एक गेम डेवलप करूँ। तो गेम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले मुझे ये समझना है यहाँ पर अगर आप हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उसका नाम जावास्क्रिप्ट और jQuery है। तो अभी इनिशियल स्टेज में मैं बिल्कुल गेम से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट और jQuery इन दोनों को का थोड़ा को गाइड करूंगा, जिससे कि आप इसको समझ पाएं। देन इसके बाद हम उस जावास्क्रिप्ट या jQuery का यूज़ करते हुए गेम कैसे डेवलप करेंगे इस चीज़ को सीखेंगे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहले से जावास्क्रिप्ट या jQuery कर रखी हो, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप उसमें क्या नया है ये जान सकते हैं। चलिए अभी मैं शुरुआत सबसे पहले कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट को पेज पे अप्लाई करना है। एक चीज सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी स्क्रिप्ट को अपने पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग होता है। अगर हम सिर्फ इतना लिख देंगे स्क्रिप्ट, जैसे HTML में बाकी टैग बनाते हैं तो वैसे ही एक स्क्रिप्ट टैग होता है। अगर हम इस स्क्रिप्ट टैग को लिखेंगे तो इस स्क्रिप्ट टैग में हम अपनी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर दो एट्रीब्यूट ऑप्शनल्स हैं, जैसे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट पब्लिक जावास्क्रिप्ट, आप ये भी दे दीजिए इक्वल टू। लेकिन अब अगर अभी करंट के ब्राउजर की बात करें तो हम केवल अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें एडिशनल कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्राउजर यहाँ लैंग्वेज सर आपकी आवाज सर बार बार चली जा रही है। मेरी आवाज चली जा रही है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ सर बहुत कट रही है। रिपीट कर दूंगा। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए मैं अभी जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे ही हूँ और जावास्क्रिप्ट के जो मैंने बेसिक चीजें बोली मैं उनको रिपीट करते हुए यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट टैग में
मैं जावास्क्रिप्ट का कोड डिफाइन करूंगा। नॉर्मल अभी मैंने एक HTML का पेज क्रिएट किया और HTML के पेज की क्रिएट करने में मैंने बॉडी सेक्शन के सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किया। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोशिश हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ टिप्स मैं बीच बीच में बोलता जाऊंगा, उसको चाहे तो आप नोट डाउन करते रहिए या समझते चलिए। जैसे स्क्रिप्ट टैग को आप जब भी यूज करिए तो कोशिश ये करिए बॉडी टैग के एंड में डिफाइन करिए। बॉडी टैग के एंड में डिफाइन करने का पर्पस ये होता है कि जब हम किसी भी जब HTML पेज को लोड करते हैं तो सारे एलिमेंट लोड हो जाने के बाद, अगर आपने H1 हेडिंग बनाई होगी, कोई इमेज बनाई होगी या बहुत सारे एलिमेंट्स और डिफाइन किए होंगे, तो उन सब के डिफाइन होने के बाद जावास्क्रिप्ट लोड होती है। और जावास्क्रिप्ट का पर्पस होता है कि वो HTML पेज के एलिमेंट्स पे काम करे। कोई क्वेरी है? ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको टिप्स ये आपके लिए है कि आपको जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के सबसे एंड में डिफाइन करना है। इवन आप एक्सटर्नल अभी जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, उसको भी हम अगर अटैच करेंगे तो पेज के लास्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट का ये कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर आप एक बार इसे चेक करना चाहें तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है अलर्ट। मे बी जिन लोगों ने यूज किया होगा वो उसके बारे में जानते होंगे। और अलर्ट में आप यहाँ पर कोई भी मैसेज टाइप करिए और एक बार पेज को रन करा के देख लेते हैं। मैं वापस ब्राउजर विंडो में आ रहा हूँ और राइट क्लिक करके रिलोड कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे ये मैसेज यहाँ पर हेलो मिल जा रहा है और मैं ओके कर रहा हूँ। अब यानी कि ये हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। अब बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे गाइड से पहले जावास्क्रिप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे कैसे करना है, क्या करना है वो बताऊंगा। ये तो मैंने एक लाइन यहाँ पे लिख दी थी। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। अभी जो लोग अभी तुरंत जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बोल दूं कि हमने यहाँ पर सिर्फ HTML का एक पेज बनाया है और HTML के पेज के अंदर HTML के पेज के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किया है। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड प्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर अलर्ट लिखा था तो अलर्ट मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा था। अब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर बहुत सारे कोड जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड होगा, हम यहाँ पर वन बाय वन करके बहुत सारा कोड, जैसे अभी मैंने अलर्ट लिखा तो अलर्ट का कोई मैसेज दे सकते हैं। ऐसे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट पे लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में इस समय अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो कैसे करें। मैंने यहाँ पे जैसे 4 बार अलर्ट कोड लिखा तो ये 4 बार आपको ओके मैसेज देगा, या अगर उसमें मैंने अलग अलग मैसेज टाइप किया होता तो अलग अलग मैसेज देता। तो जब ये पेज लोड होगा तो एक बार में ये चारों मैसेज, सपोज मैं इसमें कुछ मैसेज ओके 1 2 3 4 और सेव कर लेता हूँ। एक बार इसको रिफ्रेश करके यहाँ लोड कर रहा हूँ तो देखिए पहला मैसेज आया ओके 1, दूसरा मैसेज आया ओके 2, तीसरा मैसेज आया ओके 3, चौथा मैसेज आया ओके 4। ये 4 बार मैसेज इसने इन लाइनों का आउटपुट दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि जब पेज लोड होगा तो ये स्क्रिप्ट रन करेगी और स्क्रिप्ट रन करेगी तो ये जितनी लाइनें हमने लिखी हैं इन सबको ये एक्सिक्यूट कर देगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट को अगर आप ध्यान से समझे तो ये एक इवेंट बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे किसी बटन पे क्लिक किया तो हमारा कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, या हमने कोई इवेंट माउस डाउन माउस कीबोर्ड का कोई इवेंट प्रेस किया, तो अलग अलग इवेंट पे बेस्ड ये एक लैंग्वेज है। जैसे आपने कहीं पे मेन्यू देखा तो मेन्यू के पास जब माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो माउस ओवर इवेंट होता है, तो आप देखते हैं कि एक मेन्यू सब मेन्यू ओपन हो जाता है और उस मेन्यू के अंदर आप कोई दूसरा ऑप्शन क्लिक करते हैं तो दूसरे किसी पेज पे चले जाते हैं। तो जो इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, तो जैसे मैंने मेन्यू का इफेक्ट बताया, ये सारे इवेंट एक तरह के जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज से या जावास्क्रिप्ट या jQuery इन सबसे अप्लाई किया जाता है। अभी हम इन चारों लाइनों को हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर काम करते हैं सबसे पहले कि जावास्क्रिप्ट में काम कैसे करें। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ और रेफरेंसेस दूंगा ताकि आप अपनी चीज़ों को और कनेक्ट कर पाएं। हो सकता है आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी हो, मे बी हो सकता है सी पढ़ी हो या और किसी लैंग्वेज को पढ़ा हो। मैं खासतौर से सी का नाम दूंगा, या हो सकता है आपने जावा पढ़ी हो या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो। आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन आपको मिलता था। मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता था। जैसे सी में मेन फंक्शन,
कंपाइलर जब प्रोग्राम को रन करता था तो वहां पर आपका उस मेन फंक्शन में एंटर कर जाता था और उसके बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करता जाता था और उसके बाद मल्टीपल फंक्शंस आप बना सकते हैं। ये उनके लिए मैंने बताया जिन लोगों ने ऑलरेडी सी जैसी लैंग्वेजेस को पढ़ा हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट में भी हम यहाँ पर फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शन हमारे लिए उन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जो हम टास्क करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस के कोड लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया fun1। अभी मैं फंक्शन का ये फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, बाद में हो सकता है कुछ इसमें दूसरे तरीके को यूज करूँ, लेकिन अभी ये बहुत आसान तरीका है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। फंक्शन fun2। आप जावास्क्रिप्ट में इस तरह के मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। हो सकता है आप अपने किसी फंक्शन का नाम मेन रख दें, लेकिन मेन रखने से यहाँ पर वो मेन फंक्शन नहीं हो जाएगा, ये रहेगा आपका नॉर्मल फंक्शन ही। अभी लेकिन मैं कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इसका नाम fun1 fun2 दो फंक्शन मैंने जावास्क्रिप्ट को बनाए और यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिया हेलो फ्रॉम fun1। एक मैसेज मेरा ये है और एक मैसेज में मैं सिर्फ और सिर्फ fun2 लिख देता हूँ, यानी कि ये जब अलर्ट करेगा तो fun2 करेगा। अभी इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट यहाँ पर मैंने ओके लिख दिया था। हम जावास्क्रिप्ट के कोड को इस समय प्रॉपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। एचटीएमएल में मैंने सपोर्ट से एंड में मैंने जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल स्क्रिप्ट टैग यूज किया जिसके अंदर अभी मैंने एक अलर्ट मैसेज और दो फंक्शन लिखे। जब मैंने अलर्ट लिखा था तो अलर्ट को जब ये पेज लोड हो रहा था तो स्क्रिप्ट के लोड होते ही एग्जीक्यूट कर दे रहा था, तो ये ओके मैसेज उस समय आपको मिल गया था। साथ ही साथ ये दो फंक्शन लोड करेगा fun1 और fun2, लेकिन ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मैसेज आपको सिर्फ इसका मिलेगा। अगर आपने मान लिया ओके के बाद यहाँ पर लिखा जस्ट सपोज बाय, तो ये दो मैसेज एग्जीक्यूट करेगा, एक ओके और एक बाय। मैं इसको करके देखता हूँ, ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए सबसे पहला मैसेज आपको मिला ओके और दूसरा मैसेज मिला आपको बाय। आपको स्क्रीन पे प्रॉपर देख रहा है? कोई अगर इशू आता है तो बीच में क्वेरी कर लीजिएगा, रखिएगा। ओके मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए तो इस समय हमारे स्क्रिप्ट टैग में एक ये लाइन रन कर रही है और ये लाइन रन कर रही है। दो लाइनें हमारे पास। इन दोनों लाइनों में अगर हम ध्यान से समझें तो ओके हमारा वो मैसेज है जो हमने पहले अलर्ट में लिखा है और दूसरा ये हमारा अलर्ट मैसेज रन करा, लेकिन ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करे। फंक्शन बेसिकली खुद एग्जीक्यूट नहीं करते, उनको कॉल करना पड़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। फंक्शन बनाया है आपने तो फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। जैसे सी में अगर आपने मेन फंक्शन के अलावा कोई दूसरा फंक्शन बनाया होता तो वो दूसरा फंक्शन आपका कॉल करने के लिए आपको उसे मेन से कॉल करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। अब मैं इन लाइनों को हटा देता हूँ। मैंने पहली लाइन जो अलर्ट लिखी उसको हटा दिया और उसको हटा दिया। अब जस्ट सपोज इन दोनों में से मैं किसी एक फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे पहले कॉल करता हूँ fun2 को। तो इसके लिए सिंपल सी एक लाइन मैंने लिखी। मैंने यहाँ पर fun2 एक ये फंक्शन कॉल किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अलर्ट लिखा था। अगर अलर्ट को देखिए तो उसके अंदर आपने एक मैसेज पास किया था, तो ये मैसेज इसने स्क्रीन पर अलर्ट कर दिया था एक मैसेज बॉक्स के थ्रू। वैसे ही fun1 फंक्शन fun2 फंक्शन हमने यहाँ से कॉल किया, तो fun2 के केस में कंट्रोल फ्लो इस फंक्शन में जाएगा और इस फंक्शन में fun2 मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो आ जाएगा। चलिए एक बार इसको भी रन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ। ओके आया, ये अलर्ट का मैसेज है, और fun2 आया, ये हमारा सेकंड मैसेज है। यानी कि यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है कि इस लाइन से आपका ये फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर मैं तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। सर आवाज नहीं आ रही सर।
So, Sumit, you can either ask the question or mute the mic, please. Sumit, disturbance आ रही है, please. हाँ, अभी मेरी आवाज सबके पास आ रही है? मेरी आवाज का इशू है तो एक बार आवाज आ रही है? ओके। जो लास्ट आपने 20 सेकंड्स में बोला फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं अपना फिर से अपना जो मैंने बताया, जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अभी जो लोग अभी आए, मैं फिर से एक बार उन लोगों को भी रिव्यू दे दे रहा हूँ। अभी हम लोग एक HTML पेज के लिए काम कर रहे हैं। एक HTML पेज मैंने index.html एक पेज बनाया है। उस पेज में सिंपल सा एक टास्क किया है कि बॉडी टैग के लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग मैंने लिखा है। स्क्रिप्ट टैग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इस स्क्रिप्ट टैग में दो फंक्शन क्रिएट किए, एक fun1 और एक fun2। ये दो फंक्शन बिल्कुल आसान फंक्शन है। फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस के कोड हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने फिलहाल एक ही लाइन का कोड लिखा है, अलर्ट हेलो माई फ्रॉम fun1, अलर्ट fun2, ये मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया है। वैसे ही ये दो फंक्शन अभी फिलहाल अगर आप चाहें तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन के कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कोड क्या होंगे ये हम लेटर ऑन अभी फंक्शन को जब समझेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। अभी सबसे पहला टास्क जो मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए और इन फंक्शंस में को कॉल करने के लिए मैंने नीचे एक लाइन लिखी fun1। आप देखिए जब फंक्शंस को मैंने क्रिएट किया तो फंक्शंस अपने आप कॉल नहीं हो रहे हैं। ये चीज सबसे पहले आपको नोटिस करनी है। फंक्शन कैसे कॉल होंगे जावास्क्रिप्ट में, जब हम उन्हें कॉल करेंगे। तो मैंने इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशंस के बाद बॉटम में यहाँ पर fun1 को कॉल किया। अगर मैं यहाँ पे fun2 को कॉल करूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसका रिजल्ट अलर्ट का ये मैसेज होगा। और अगर मैं यहाँ पर fun1 को कॉल करूंगा तो इस बार ये फंक्शन कॉल होगा जिससे कि आपको हेलो फ्रॉम fun1 ये मैसेज मिलेगा। अभी मेरी लाइन के दो आउटपुट होंगे। एक आउटपुट आपको इस अलर्ट से मिलेगा जो कि यहाँ पे सामने लिखा है, और एक आउटपुट आपको fun1 से मिलेगा। तो फिर से अगर हम रिपीट करें तो जावास्क्रिप्ट का कोड जब लोड होगा तो सबसे पहला काम वो fun1 को लोड करेगा, यानी कि उसकी डेफिनेशन को लोड करेगा। देन वो fun2 को लोड करेगा, यानी fun2 की डेफिनेशन प्रोग्राम में लोड हो रही है। लेकिन लोड होने का मतलब एग्जीक्यूट होना नहीं है। लोड होने का मतलब है कि इन फंक्शंस को अभी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया जा रहा है, जब इन्हें कॉल किया जाएगा तब वो एग्जीक्यूट होंगे। ऐसे ही अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं जो कि एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। वो यहाँ पर हमने यूज किया। तो ये पहले एक ओके मैसेज स्क्रीन पे सबसे पहले डिस्प्ले करेगा, उसके बाद fun1 फंक्शन को कॉल करेगा, और fun1 फंक्शन जब कॉल होगा तो हमारा प्रोग्राम कोड इस फंक्शन में आ जाएगा। फिर वो इस फंक्शन में इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि हेलो फ्रॉम fun1। और जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज आपको स्क्रीन पे मिलेगा। एक बार आउटपुट भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर फिर से इसको राइट क्लिक रिलोड किया। आप देखिए ओके मैसेज आपको यहाँ पर पहले मिला, देन हेलो फ्रॉम fun1 ये मैसेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये मैसेज मैंने कहाँ लिखा था, fun1 वाली फंक्शन की लाइन में लिखा था, जो कि ये लाइन। सबको क्लियर होगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आ रही है तो आप मुझसे क्वेरी करिएगा। सॉरी। अब हम अगले स्टेप में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम अब सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन रखेंगे। अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने में कोई भी कंफ्यूजन आए तो परेशान मत होइएगा, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जिनमें ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो मैं अभी यहाँ पर इसको और बेसिक लेवल पे ला रहा हूँ। अब हम ये कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में मैंने एक फंक्शन लिखा fun1 जस्ट टू। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग है जो पेज के सबसे लास्ट में डिफाइन है। इसके बाद हमने यहाँ पर जब fun1 फंक्शन लिखा, fun1 फंक्शन को इसके बाद नीचे कॉल किया। यहाँ पर हमने fun1 लिखा तो fun1 जब हमने fun1 के कोड को एग्जीक्यूट किया तो ये fun1 फंक्शन को कॉल करेगा और इस लाइन को रन करेगा। मैं यहाँ से ये लाइन भी हटा देता हूँ। ओके, अभी हमारे लिए बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं एक काम ये भी करता हूँ कि माई फन, मैं इसका एक सिंपल नाम चेंज कर रहा हूँ, माई फन। जैसे सी में अब आप मेन फंक्शन पढ़ते थे, अब आप इसे इस तरह से देखिएगा। अब मैं इसे मेन फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब स्क्रिप्ट टैग मेरी जावास्क्रिप्ट जब लोड होगी तो लोड होने पर सबसे पहले ये माई फन फंक्शन को कॉल कर रहा है सबसे बॉटम में, और जब ये सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करेगा तो यही फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ऐसा हो सकता है मैं बहुत सारे फंक्शन बनाऊं और उन फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँ कुछ इस तरह से।
लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ और लाइन ऑफ कोड नहीं है, मैं इस समय कर रहा हूँ फंक्शन को। अभी इस समय हम देख रहे हैं मल्टीपल फंक्शन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ों को मैं बहुत आसानी से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको भी इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो आसानी से सीख लें। सबसे कॉमन चीज़ आती है किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल, चाहे आप जावा पढ़ें चाहे डॉट नेट पढ़ें। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो स्किल है। अगर आप 2 नंबर को प्लस करने का प्रोग्राम सी में बना लेते हैं तो उसे जावा भी बना सकते हैं, डॉट, लेकिन अगर वो सी में नहीं बना सकते नहीं बनेगा। तो स्किल क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर आप स्किल सीख जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम लिखिए। अब स्क्वायर रूट का प्रोग्राम अगर आपको सी में नहीं आ रहा है तो वो जावा में भी नहीं आ रहा है, यानी कि बड़ी चीज क्या है, उसकी स्किल, उसके लॉजिक को समझना। तो अभी मैं स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सबसे पहले प्राइमरी। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे थे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जनरली ये किसी तरह का डेटा स्टोर करते हैं। जावास्क्रिप्ट तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। हमने यहाँ पर जैसे सपोज a = 10 लिखा, तो ये एक वेरिएबल हो गया जिसका नाम a है, और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो 10 है, यानी कि a वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर हो जा रही है। तो a एक वेरिएबल है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, b = रामस्वरूप। तो b = रामस्वरूप, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक अब स्ट्रिंग है। रामस्वरूप क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो आपका नाम क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई। इससे पहले मैंने 10 लिखा, ये एक नंबर है, ये इंटीजर नंबर कहला सकता है। ऐसे ही मैंने मान लीजिए लिखा c = 3.4, तो ये एक रियल नंबर हो गया, जिसको आप फ्लोट कह सकते हैं। ये फ्लोटिंग नंबर हो गया, सी में फ्लोट डेटा टाइप पड़ा हो गया। तो इस समय यहाँ पर आपके पास 3 नंबर हो गए ABC। तो जनरल अभी मैंने एक बात करी, आपके प्रोग्राम में ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक तरीका हो गया। वेरिएबल हमने ABC 3 वेरिएबल लिए। इस वेरिएबल में आप किसी तरह की वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यूज आपकी और भी बहुत सारे हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए C, आपने मान लीजिए D = आप आगे एरे भी बना सकते हैं। एरे बनाने का तरीका हम अलग से टॉपिक डिस्कस अभी इसमें करेंगे, लेकिन एक जनरल तरीका बता दे रहे हैं, न्यू एरे। तो ये एक एरे बन गया, या आपने इसमें कोई वैल्यूज असाइन कर दी, ये भी एक एरे है जो एरे टाइप की है। 10, 20, सॉरी एक मिनट, मुझे एक्सप्रेशन चेंज करना है। 10, 20, 30, तो ये एक एरे है। तो यहाँ पर आपका एक एरे आ गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है, अभी हम एरे की अलग बात करेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और डेटा टाइप्स है जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिनका यूज हम गेम डेवलपमेंट के टाइम पे करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना टेक्नोलॉजी मैं गेम डेवलपमेंट में यूज करूंगा उन सबको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको यूज करने में उसे आसान हो। तो यहाँ पर आपने अभी से वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल कंसेप्ट्स की भी बात करूंगा। सॉरी, अभी जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैं इनको फिर से हटा दे रहा हूं। आपने लिखा था a = 10, b = 20। इस तरह आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, दोनों को सम कर सकते हैं, c = a + b, और अलर्ट करा सकते हैं c को। ये नॉर्मल प्रोग्राम है, बिल्कुल 2 नंबर को सम करने के लिए। चलिए एक बार इसको रन भी करा के देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हालांकि ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो क्लियर ना हो, लेकिन 30 मैसेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बोलिएगा। अब हम वेरिएबल की कुछ टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश करूंगा, वो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे वो जरूरी है। हम जावास्क्रिप्ट में जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा, अगर पहले से यूज किया होगा, हम वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी वेर कीवर्ड से, वेर का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल A, वेरिएबल B।
तो मैंने प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ए और बी नाम से। सी भी एक वेरिएबल है, आप इसको भी var कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन काम ये तब भी कर रहा था जब हमने var कीवर्ड नहीं लगाया था, और काम ये तब भी कर रहा है जब हमने var कीवर्ड का यूज किया। यहाँ पे खास चीज क्या है कि हमें कंसेप्ट समझना है कि var का यूज कब करें, क्यों करें। अभी जब हम var का यूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, और var का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने हो सकता है सी में ग्लोबल वेरिएबल पढ़े हों, वैसे यहाँ पे फंक्शन के ऊपर जो वेरिएबल लिखे जाएंगे वो उस फंक्शन के लिए ग्लोबल हो जाएंगे। अभी तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू 50 एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और एज्यूम करता हूँ मेरे प्रोग्राम में और बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे फंक्शन fun2 अभी मैंने लिखा था, मैं इसको दोबारा फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर एज्यूम करिए कि अगर आपने var कीवर्ड का यूज नहीं किया था तो क्या हुआ, और किया तो क्या हुआ। ये समझना यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बड़ी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेमोरी लीक कहीं पर भी ना हो। वो इस तरह से है, हमारे प्रोग्राम में जो ये x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल इस फंक्शन में भी एक्सेस हो सकता है और ये वेरिएबल इस फंक्शन में भी एक्सेस हो सकता है। यानी कि x को हम बोल सकते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि var c नाम से आपने कोई वेरिएबल लिया हो जो किसी कस्टमर की नेम की मीनिंग को बता रहा हो। जैसा वो इस कस्टमर का नाम है हिमांशु, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरे किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर का नाम है जो सी अपने फंक्शन में यूज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूं, तो हो सकता है ये अपने किसी भी पर्पस के लिए सी का यूज कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे जब सम किया c इक्वल टू a प्लस बी, तो जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इनिशियली डिक्लेयर तो ये c वेरिएबल एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल यानी एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया गया था। लेकिन जब इसने इस वैल्यू को यहाँ पर सम करके स्टोर किया, 10 + 20 का सम 30 स्टोर किया, तो इसने इस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, और c यहाँ पर जब आप इसके बाद वैल्यू देखेंगे तो आपको c की वैल्यू हिमांशु नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको 30 मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब माई फंक्शन किया, हो सकता है आप इसके बाद आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा और कोई क्वेरी आएगी तो नेक्स्ट सेशन में भी हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो fun2 हमने जब इसकी बात करी, इसको कॉल किया, तो यहाँ पर हमारे पास सी ये फंक्शन कॉल होगा, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारी ये वाली वैल्यू ओवरराइट हो चुकी होगी, जो कि ये वाली वैल्यू ओवरराइट हो चुकी होगी जो कि हिमांशु थी। तो यहाँ पर अब क्या डिफिकल्टीज आ रही है कि जब हम इस प्रोग्राम को किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर इस फंक्शन को 2 नंबर के सम के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये इस फंक्शन का सी वेरिएबल ओवरराइट कर दे रहा है इस वैल्यू को। तो अगर हम ये चाहते हैं ये ऐसा ना करें तो इसके लिए हम यहाँ पर var कीवर्ड का यूज करेंगे, और var कीवर्ड का यूज करने पर क्या होगा, ये हमारा फंक्शन इन तीनों को लोकल बना देगा। var फंक्शन से a वेरिएबल जब मैंने यहाँ डिक्लेयर किया तो इसका स्कोप केवल इस फंक्शन में रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही इस c वेरिएबल का स्कोप, क्योंकि अब ये var कीवर्ड से डिक्लेयर हुआ यानी इसका डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ है, तो ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो इसका स्कोप इसके बाहर नहीं है। तो प्रोग्राम में ये दोनों वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और टेक्निकल चीजें इसमें हैं जिनको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम सिंपल समझाते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। उसमें है मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ ये था कि पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करना समझ जाएं और उसमें वैल्यू को स्टोर करना समझ जाएं। आप यहाँ पे ये बेसिक चीज समझ गए होंगे कि कोई भी वेरिएबल किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करिए हमेशा उसको var कीवर्ड से डिक्लेयर करिए। अगर आपको ग्लोबल करना है तब भी और लोकल करना है तब भी। यहाँ पर ये इस समय ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का भी एक पर्पस आपको समझ में आ रहा होगा, और var कीवर्ड का एक बेसिक यूज समझ में आ रहा होगा। तो मैं आगे जब भी यूज करूंगा var कीवर्ड का यूज करूंगा। नेक्स्ट मैं इन सबको बता देता हूँ। सर एक लेट और सर वेर में सर डिफरेंस क्या होता है सर? एक ये बड़ा कंफ्यूजिंग सर क्वेश्चन लगता है बार बार।
मैं दोनों अभी आप बेसिकली समझ सकते हैं, दोनों लगभग सेम पर्पस के लिए चीजें हैं। मैं कुछ और टेक्निकल चीजें कवर करूंगा तो उसमें भी इसको कवर करूंगा अभी। ओके सर। लेकिन मैं इसको आगे के लिए रखना चाहता हूँ। विजन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो और लोगों को गेम के हिसाब से कंफ्यूज ना करें, लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं दोनों में बेसिक लेवल पे कोई डिफरेंसेस नहीं। ओके, यस सर। मैं एक वन बाय वन सारे एग्जांपल के साथ उसको कवर करना चाहूँगा। ओके, अब नेक्स्ट अभी इसमें कुछ और टेक्निकलिटीज है जो मैं आगे कवर करने की बात कर रहा हूँ, वो मैं आगे आप सबको इसमें नेक्स्ट आते हैं। इसमें अभी हमारा पर्पस जो था वो वेरिएबल कीवर्ड का था। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब आपको मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, वेर सी इक्वल टू ए प्लस बी, और अलर्ट कर देता हूँ सी। प्रोग्राम का आउटपुट सेम होगा, मैं इनको हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी एक वापस एक नॉर्मल प्रोग्राम है 2 नंबर को सम करने का। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लास्ट में सेमी कॉलन लगाया है। अगर मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊं, मैं हर बार अभी प्रोग्राम को रन नहीं करा रहा हूं, आप लोगों को टेक्निकलिटीज बताता जा रहा हूं जिससे कि मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाए। इन सबको आप अपने आगे प्रैक्टिस में करिएगा। अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे बिल्कुल आगे के सेशंस में बोलिएगा, मैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। अब यहाँ पर आप सबसे पहले इस चीज को देखिए, जब हम वेर कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम यहाँ पे सेमी कॉलन यूज कर रहे थे और सेमी कॉलन यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अगर प्रोग्राम को इस समय रन कर दूं तो यहाँ पर आपको 30 आउटपुट मिल रहा है, ये देखिए प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम सेमी कॉलन लगा रहे हैं, सेमी कॉलन नहीं लगा रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए इसका कोई फर्क प्रोग्राम में नहीं पड़ता कि अगर आप सेमी कॉलन लगाएं या ना लगाएं। मैं रिकमेंड करता हूं कि सेमी कॉलन आप लगाइए, लेकिन नहीं लगाने का कोई फर्क नहीं। इवन सेमी कॉलन आप इस फंक्शन के एंड में भी लगा सकते हैं, ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है, फंक्शन भी एक स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पर भी आप सेमी कॉलन लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं फिर वही बात कर रहा था, सेमी कॉलन लगाने या ना लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फीचर क्यों दिया गया है? ये फीचर एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है हमारे लिए। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस करिएगा इस चीज को, आप कभी jQuery की फाइल डाउनलोड करते हैं, आपने देखा होगा 2 तरह की फाइल डाउनलोड होती है, एक jQuery.js और jQuery.min.js, या जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज को कभी आप डाउनलोड करिएगा या आपने कभी की हो तो आपने देखा होगा bootstrap.min.js या bootstrap.js, दोनों फाइलें बिल्कुल सेम होती है। दोनों में अंतर होता है कि एक मिनीफाइड फाइल होती है और एक मिनीफाइड फाइल नहीं होती। हालांकि मिनीफाइड फाइल में कुछ और भी। Sir, the voice is not clear. अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, sir, आ रही है sir. यस सर, आ रही है सर। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं क्या बात यहाँ पे कर रहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। म्यूट किया। हेलो, हाँ, राहुल हैज रेज्ड हिज हैंड, निराज जी। हाँ प्लीज प्लीज सब। राहुल, यू मे आस्क प्लीज। यस सर। राहुल, यस सर। हाँ जी, हेलो, हाँ पूछिए बेटा, राहुल पूछिए। सर क्या है? हेलो सर क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, आपने किया था, आप कोई पूछना चाहते हैं? हाँ सर, नहीं एक्चुअली सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था सर। अच्छा, ओके, कोई इशू नहीं। अभी अगर कोई क्वेरी आती है तो आप माइक म्यूट करके वापस कंटिन्यू करिएगा मुझे। ओके सर, रिपीट कर रहा हूँ जो मैं बता रहा था, ताकि आप लोगों का पार्ट मिस ना हो। ओके, मैं यहाँ पे बात कर रहा था, मैंने अभी जावास्क्रिप्ट में जो लोग अभी तुरंत आ रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा रिपीट दे रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एक स्क्रिप्ट टैग का मैंने यहाँ पर यूज किया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन लिखा है जिसमें 2 नंबर को सम करने के लिए मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनका सम प्रिंट किया। इस फंक्शन को मैंने लास्ट में यहाँ से कॉल किया। इसको कॉल करने पर मेरा ये फंक्शन कॉल होगा और इन दोनों नंबर का सम करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे
कि हम जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं और सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसमें इसका पर्पस सिर्फ एक छोटा सा सिंपल यही है कि अगर आप सेमीकोलन लगाते हैं तो आप पूरे कोड को एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप =10 सेमीकोलन b कुछ इस तरह से। ये मैंने आपके सामने लाइन लिखी, इवन ये पूरा कोड आप चाहे तो इसको भी एक लाइन में कर लीजिए और इसको भी एक ही लाइन में कर लीजिए, और माई फन फंक्शन को भी इसके बाद आप चाहे तो इसी के बाद आप आगे ले जा सकते हैं। इस तरह का कोड आपने देखा होगा, मिनीफाइड फाइल बनाने के लिए किया जाता है। मिनीफाइड फाइल क्या होती है? जैसे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइन ऑफ कोड होता है, तो कई लाइनें ऐसी होती हैं कि आप कमेंट करते हैं, कई लाइनें ऐसी होती है जो आप एंटर करके बहुत ज़्यादा बना कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल आते हैं जिसमें आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को मिनीफाइड बना लेते हैं। मिनीफाइड फाइल का साइज बेसिकली ओरिजिनल फाइल के साइज से कम हो जाता है। तो वहां पर आपके लिए ये जरूरी है कि आप जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड एक लाइन में लिख सकें। मिनीफाइड फाइल को अगर आप कभी ओपन करके देखेंगे तो उसमें पूरा कोड, अभी मैं jQuery डाउनलोड करूंगा तो उसमें भी आपको ये चीज दिखाऊंगा कि ये कोड इस तरह से लिखा गया है। तो सेमीकोलन को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा था। सेमीकोलन का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि हम जब सेमीकोलन का यूज कर रहे हैं तो सेमीकोलन हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लगाते हैं तो इसका एक एडवांटेज है कि मल्टीपल लाइन के स्टेटमेंट को हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारी स्टडी के लिए ये कंफर्टेबल नहीं होगा, हम इसलिए हर बार न्यू लाइन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये एक बेसिक सी चीज आप इससे समझ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टास्क था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि मल्टीपल लाइन के कोड को अगर आपको लिखना है, एक साथ एक लाइन में लिखना है तो सेमीकोलन का यूज करिए, अदरवाइज आप सेमीकोलन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप सेमीकोलन का यूज करते चलें। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। बिल्कुल, अब आगे कंटिन्यू करूंगा। सॉरी, अब कुछ चीजें और डिस्कस करनी है। जैसे पहले आते हैं, एक वेरिएबल आपको समझना है स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान से समझना है इसको। मैं सबको हटा देता हूं। सी में स्ट्रक्चर वेरिएबल आपने पढ़ा होगा। जावास्क्रिप्ट एक बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिख रहा हूँ, उसका नाम जस्ट सपोज मैंने लिख दिया स्टूडेंट। अब जनरली ये कोई नाम भी स्टोर कर सकता है किसी स्टूडेंट का, जस्ट सपोज मनीष। ये कोई नंबर भी स्टोर कर सकता था, हो सकता है इसके मार्क्स हो। जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रक्चर को भी स्टोर कर सकता है। जब स्ट्रक्चर स्टोर किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा किस तरह के ब्रेसेस का यूज किया जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ब्रेसेस केवल यही नहीं है, ये ब्रेसेस आपके इस फंक्शन में भी है। ये बहुत काम आने वाला है जब आप गेम डेवलपमेंट करेंगे, उस समय आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर बहुत सारी चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को इस फंक्शन से बाहर निकाल रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। अभी मेरे लिए वेर स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल हो सकता है अगर, और मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन फर्दर स्टोर कर सकता हूँ। जैसे रोल नंबर =1, तो रोल नंबर =1, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। नेम =10, सॉरी, रोल नंबर :1, नेम राहुल, मार्क्स :80। अगर जिन लोगों ने सी पढ़ रखी होगी तो उन्होंने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाया होगा, नहीं पढ़ी तो कोई इशू नहीं। यहां पर हमने स्ट्रक्चर की बात जब करी तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर फर्दर रोल नंबर, नेम और मार्क्स को कंटेन करता है। ठीक है, अब कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर स्टूडेंट एक वेरिएबल है तो हम इसके रोल नंबर, नेम या मार्क्स को फर्दर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हम लिखेंगे तो हम इसको अलर्ट करा के भी देख सकते हैं। अगर आप इसको अलर्ट कराएंगे तो इसका आउटपुट आपको 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है।
नेम को अगर आप कराएंगे तो आपको उसकी वैल्यू राहुल मिलेगी। इसी तरह से मार्क्स को अलर्ट कराएंगे तो इसकी वैल्यू आपको 80 मिल जाएगी। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो स्टूडेंट के नाम से। अब इसके अंदर ये फर्दर मेंबर्स कहलाएंगे जो रोल नंबर, नेम, मार्क्स हैं। मैं साथ ही साथ एक वेरिएबल यहाँ और क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वेरिएबल को भी। वेरिएबल मैंने बनाया माई फन 2, ये भी एक वेरिएबल की तरह है। मैं नाम दे रहा हूँ माई फन 2 और इसको एक फंक्शन असाइन कर रहा हूँ। अब चाहे सेमीकोलन लगा सकते हैं या सेमीकोलन नहीं लगाइए, कोई इशू नहीं यहाँ पर। एक वेरिएबल एक फंक्शन भी हो सकता है, जैसे ये पूरा फंक्शन है। एक वेरिएबल एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। और ये जो आप लिख रहे थे ये भी फंक्शन ही, लेकिन ये फंक्शन और ये फंक्शन यहाँ पर क्या है, ये एक डायरेक्ट एक फंक्शन है जिसका नाम माईफन है। लेकिन इस फंक्शन में हम देख सकते हैं ये हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है जिसका कोई नाम नहीं। अगर हम इसको हटा दें तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं, लेकिन ये फंक्शन हमने असाइन किसमें कर दिया, इस वेरिएबल में। तो ये फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से काम करने लगेगा जैसे ये फंक्शन। इन दोनों में अब कोई डिफरेंस नहीं होगा, जैसे माईफन और माईफन 2। मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे अलर्ट कराता हूँ, अलर्ट। बल्कि मैं ये जितनी लाइनें मैंने यहाँ लिखी है मैं एक सीक्वेंस में कर ले रहा हूँ। पहले मैं ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे माईफन 2 को डिक्लेयर किया और इन लाइन के कोड्स को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सीक्वेंस देखिएगा, सीक्वेंस ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपके पास एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर 3 मेंबर हैं। इन तीनों को अलर्ट मैंने यहाँ पर कराया हुआ है जो माईफन 2 कर रहा है। माईफन 2 एक वेरिएबल की तरह है। अब माईफन 2 को एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह आप माईफन 2 फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। माईफन 2 एक फंक्शन है तो उसको पैरेंथेसिस लगा के इस तरह से कॉल किया जाएगा। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका हो गया। अब इसको मैं एक बार चलिए रन भी कर लेता हूँ। जब ये फंक्शन रन करेगा तो माईफन से रन करेगा, यानी ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन माईफन 2 को कॉल करेगा, यानी इसको कॉल करेगा, और ये अलर्ट आपके इन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को करेगा। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रिलोड किया मैंने, 1 राहुल और 80, ये उसका डिस्प्ले है जो आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल के बारे में 2 चीजें और समझ में आ गई कि एक वेरिएबल कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, नंबर एक वेरिएबल कोई एक फंक्शन भी हो सकता है। नॉर्मल वेरिएबल तो होते ही, लेकिन साथ में उनको हमने फंक्शन और स्ट्रक्चर भी बनाए। और एक बहुत खास चीज, इसको भी आगे देखिएगा, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाए फन, जैसे कॉल मी, और इसको भी यहाँ पे एक फंक्शन असाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये भी कोई एक्टिविटी कर सकता है। तो अभी यहाँ पर हम देखें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 मेंबर हैं और कॉल मी एक फंक्शन भी है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं आगे कवर करूंगा, कुछ और डिटेलिंग इसकी जब गेम डेवलपमेंट करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज करना है हमें, इसलिए मैं इसका एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर हम दे रहे हैं, जिसकी जब हम इसको यूज करें तो उस समय आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि कहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं, किस पर्पज के। अब यहाँ पे कॉल मी फंक्शन है, तो ऐसा हो सकता था कि ये लाइन ऑफ कोड उठा करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको लिख देते हैं जस्ट सपोज प्रिंट, तो प्रिंट नाम से ये फंक्शन हो गया, यानी स्टूडेंट का एक पार्ट हो गया प्रिंट। अगर जिन लोगों ने C++ पढ़ी होगी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ, तो उनको यहाँ पे शायद कुछ दिख रहा होगा कि एक कुछ क्लास की तरह बन गया जिसमें कुछ मेरे पास डेटा मेंबर हैं और कुछ फंक्शंस हैं। एक फंक्शन यहाँ पे प्रिंट के नाम से बना है। अब यहाँ पर ऐसा भी कुछ पॉसिबल है कि हम जैसे सी में कमेंट कर देते, तो मैं इस लाइन को कमेंट कर दे रहा हूँ। उसके लिए आपको डबल स्लैश को यूज करना है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। इससे ये लाइन कमेंट हो जाएगी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, या आप इस लाइन को यहाँ से हटा सकते हैं। अभी अगर मैं स्टूडेंट के प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँ तो यानी कि इस स्टूडेंट के अंदर एक प्रिंट फंक्शन भी है जिसको कॉल करने पर ये क्या करेगा, इन 3 डेटा को डिस्प्ले कर देगा। ये कुछ बिल्कुल वैसे ही हो गया। मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ।
रिलोड किया 1 राहुल और 80, आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने का की बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, जिसमें सबसे पहले हमने नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, फिर एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फंक्शन जैसा वेरिएबल डिक्लेयर किया, और एक बहुत अच्छी चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, फंक्शन को कोशिश करिए आप इस तरह से मत लिखिए। अगर आपकी लिखने की हैबिट इस तरह से है तो इसे आप छोड़ करके आप कोशिश करिए अब से लिखने की प्रैक्टिस। मैं इसी फंक्शन को दोबारा से लिख रहा हूँ, आपको माई फन फंक्शन लिखना था तो माई फन फंक्शन लिखिए, टू फंक्शन, कुछ इस तरह से लिखने की बात। और जो भी कोड आपने इसके अंदर लिखा था मैं यहाँ पे कट पेस्ट कर ले रहा हूँ और इसको हटा दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको भी इस तरह से भी यूज करें, इस तरह से यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस ज्यादा बेटर मानी जाएगी और आगे कई जगह पर हेल्पफुल होगी। वैसे हम इसको जगह यूज कर सकते हैं, आगे डिस्कस करें। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? हाँ, क्वेरी किसी की? यस सर। सर वो स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन बनाने में और स्ट्रक्चर के बगैर वो फंक्शन बनाने में फर्क क्या है? हाँ, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है इस पार्ट का। देखिए मैं यहाँ पर अगर जिन लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को पढ़ रखा है, C++ या जावा, तो उनके लिए ये शायद कुछ क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आपने किया है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा गेम डेवलपमेंट का। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जस्ट सपोज आप एक कार रेस गेम बना रहे हो। कार रेस गेम बनाने में आपके पास राजेश को शायद माइक ऑन होगा, आप ऑफ कर लीजिए, कोई क्वेरी होगी तो ऑन कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात फिर से। आपका क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आपने पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि हमने प्रिंट फंक्शन जो हमने स्टूडेंट के अंदर बनाया है और अगर हम एक बाहर फंक्शन बना रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक क्या है? हम इस समय इस स्ट्रक्चर को एक क्लास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अभी हम इसको आगे और ज्यादा डिटेल करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे, साथ में यहाँ पर एक प्रिंट का फंक्शन लिख मॉडल फंक्शन लिख सकते हैं। शिवम शायद आपका माइक ऑन है, इसको म्यूट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर आप समझिए कि एक मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे वो आप एक गेम बना रहे होते कार रेसिंग। अब कार रेसिंग की गेम में 3 कार आपके पास है। अब आपके पास एक कंसेप्ट तो ये है कि आप हर कार का फंक्शन अलग अलग लिखिए, एक तरीका ये, या कुछ ऐसा करिए कि हर कार के लिए, या मैं और आसान एग्जांपल देता हूं जो आप लोग जल्दी समझ लेंगे। जैसे आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक की समय पहले बात कर रहा हूं, फिर आपके आंसर पे आ रहा हूं। आप लोग मान लीजिए लैपटॉप यूज करते हैं, तो लैपटॉप एक को हम ये कह सकते हैं ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया इसमें माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड सब कुछ इसी के अंदर अटैच है। आप सोचिए कि अगर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है, जैसे सपोज आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने मैकेनिक को आपको पूरा कीबोर्ड देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसका कोई पार्ट निकाल के देते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पीसी में ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेस्कटॉप पीसी आप यूज करते हैं तो उसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब अलग अलग होते हैं। ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप उस ऑब्जेक्ट को सोचिए कि माउस या कीबोर्ड किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप टेम्परेरी वहां पे दूसरा कीबोर्ड लगा सकते हैं। आप अपना कीबोर्ड निकाल करके अपने वेंडर को दे देंगे, अपने मैकेनिक को दे देंगे, वो उसे रिपेयर करेगा, उससे दूसरा कीबोर्ड लेकर के मीनवाइल आप अपने पास लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। यानी आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। यही अंतर C और C++ में भी है, यही अंतर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है। हम यहाँ पर जब स्टूडेंट को बना रहे हैं तो स्टूडेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से रिलेटेड उसका एडमिशन होगा, उसके मार्क्स प्रिंटिंग होंगे, उसके बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो उसके सारे डेटा और उसके सारे मेथड एक ग्रुप में हो, जिनको हम एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर टीचर बना रहे होंगे तो टीचर के फंक्शन उसके अंदर होंगे। मैं छोटा सा एक ओवरव्यू की तरह यहाँ पे लिख रहा हूँ। हो सकता है आप यहाँ पर एक टीचर का ऑब्जेक्ट बना रहे होते, कुछ इसी तरह से आप यहाँ पे इसके अंदर चीजों को डिफाइन करते हैं, और एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। अगर सारे फंक्शन आप चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं fun1
हो सकता है fun2, हो सकता है fun3, हो सकता है fun4, हो सकता है fun2 और fun3 फंक्शन टीचर के लिए यूज हो रहे हो और fun1 फंक्शन स्टूडेंट के लिए यूज हो रहा हो, लेकिन प्रोग्रामर को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी कि कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज हो रहा है। लेकिन जब यही फंक्शन आप इसके अंदर ले जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन रही नहीं जाएगी जो इसमें लिखने का तरीका होगा। यानी कि अगर इसका कोई फंक्शन होगा तो वो इसके अंदर इसका टास्क कर रहा होगा, ये कुछ और टास्क कर रहा होगा, और इसका प्रिंट फंक्शन अलग टास्क कर रहा है। यानी कि दोनों के डेटा अलग हैं, दोनों के यहाँ पर हो सकता है आपका टीचर का कोड हो, नेम हो, और फंक्शन। तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे ही देख के समझ सकते हैं कि अगर स्टूडेंट का कुछ के ऊपर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा इसका प्रिंट फंक्शन अलग है, टीचर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका प्रिंट फंक्शन अलग है। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन आप बना सकते हैं। जैसे हो सकता है आपका रजिस्टर का कोई फंक्शन हो तो रजिस्टर टीचर का रजिस्ट्रेशन हो रहा हो या कोई और फर्दर एक्टिविटी हो रही हो, कुछ इस तरह से। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है? इसमें कोई क्वेरी? नो सर, सर क्लियर है। ठीक है। अभी भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम जब गेम डेवलपमेंट करेंगे तो इसी चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो अभी आपने क्वेश्चन किया है ये हमारा मेन पार्ट है, क्योंकि गेम में हम बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक के गेम को डेवलप करने में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हमको आगे जाकर के इस टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज करना है। तो अभी फिलहाल मैंने जो बताने की कोशिश करी वो ये करी है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं जब भी काम कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर जो लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, फंक्शन में आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके पहले बताए थे। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप वेर कीवर्ड से करेंगे, जैसे वेर ABC, हमेशा वेर का यूज करेंगे हम लोग। इसके अलावा वेरिएबल को जब मैंने डिस्कस किया तो यहाँ पे सेमीकोलन वाला एक पार्ट था जो अभी आप यूज करें या ना करें कोई ऐसा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम में। इसके अलावा हमने वेरिएबल के अलग अलग तरीके समझे, जैसे एक वेरिएबल एक स्ट्रक्चर हो सकता है, एक वेरिएबल एक फंक्शन भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, और उस फंक्शन के अंदर डेटा तो हो ही सकता है, साथ में फर्दर एक फंक्शन भी हो सकता है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जिनका हम अपने पूरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में सबसे पहले तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम होती तो ऑल्टरनेट में मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा जिसमें आप इन चीज़ों को कवर करिएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ अभी यहाँ पर इस समय, अगर आप किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आप इफ कंडीशन, फॉर लूप, इन सबको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरी क्वेरी है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको इफ कंडीशन या फॉर लूप में कोई प्रॉब्लम है? मैं जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम पहले लिख रहा हूँ, सॉरी, वेर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। मैंने दो वेरिएबल ले लिए। मैंने यहाँ पे लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b, अलर्ट a, else अलर्ट b। मैंने ये प्रोग्राम लिखा है जिसमें दो नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है इसकी डिसीजन मेकिंग ले रहा है, जिसके लिए मैंने इफ का यूज किया। इफ के साथ स्विच का यूज कर सकते हैं हम लोग, स्विच का भी यूज गेम में करेंगे। फॉर लूप का यूज, व्हाइल लूप का यूज इनका करेंगे। अभी फिलहाल मैं इस इफ के प्रोग्राम को रन करूं तो मेरा जो आउटपुट है 20 वो मुझे स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो कि b की वैल्यू है। और ये सिंपल इसको चेक कर रहा है कि अगर a b से बड़ा है तो a को प्रिंट करे, अदरवाइज वो b को प्रिंट करे। एक बार आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। सर पहले कंडीशन फाल्स थी सर। हाँ, पहली कंडीशन फॉल्स थी। दूसरी कंडीशन ट्रू थी सर, दूसरा वाला प्रिंट कर देगा सर। एक मिनट मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। एक मिनट मुझे एक मिनट दीजिए। मैं इफ का स्ट्रक्चर, मैं इफ कंडीशन का स्ट्रक्चर क्लियर कर दे रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को थोड़ी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप लोग बेसिक लेवल पे ये समझ लीजिए
मैं यहाँ पे थोड़ा नोटपैड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई इफ का प्रोग्राम यूज करता है तो इफ के प्रोग्राम में 10 मिनट सर जावास्क्रिप्ट में ये जो अलर्ट फंक्शन अलर्ट होता है इसको हम लोग यूज करते हैं आउटपुट के लिए। बेसिकली अलर्ट का यूज आप जावास्क्रिप्ट में बहुत कम करेंगे। ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिबगिंग के लिए कर रहे हैं, चेक करने के लिए आउटपुट क्या है। अलर्ट का यूज अगर आप रियल लाइफ में देखें तो रियल एप्लीकेशन में बहुत ही कम होता है, क्योंकि बहुत सारी यूआई, अगर मान लीजिए अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो यूआई ऐसे हैं जिनका हम यूज करते हैं, लेकिन हम कुछ समझने के लिए कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है हम वो दे रहे हैं। ज़्यादातर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सीधे एचटीएमएल पे ही अपना आउटपुट जावास्क्रिप्ट का दे सकते हैं। मतलब सर जावास्क्रिप्ट में आउटपुट देखने के लिए और भी कई सारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए कि अलर्ट का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अलर्ट का यूज ओके सर, ओके। करना अगर यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन हो गई is greater than b, सर आवाज नहीं आ कंडीशन हो रही। गई। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। True हो सकती आवाज है नहीं या आ रही है false हो सर। सकती है। मेरी आवाज आ रही है सबको? नो सर, नो सर। सर क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ सर अब आ रही है। बीच में मेरा नेट चल रहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं इफ कंडीशन को समझा रहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इफ कंडीशन में मैं ये समझा रहा था कि इफ कंडीशन को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इफ में एक कंडीशन होती है, सो वैल्यू उसी को रिटर्न करेगा जिस कंडीशन में वो होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर यू आर नॉट ऑडिबल। यानी इस स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट कर सकते हैं। मान लीजिए 5-6 कंडीशन हैं। सर लास्ट 30 सेकंड से आपकी आवाज नहीं आई है। सर लास्ट 30 सेकंड से आपकी आवाज नहीं आई है। प्लीज यू कैन रिपीट द। हेलो, यस सर। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर अब आ रही है। ये सर आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन। मैं इफ कंडीशन के बारे में बात कर रहा था। इफ कंडीशन का एक सिंटैक्स यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इफ खास चीज क्या है कि इफ कंडीशन को आप चाहे जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं इस समय, या फिर आप jQuery में यूज करेंगे, या फिर आप C, C++, .NET किसी में यूज करेंगे, सब में सिंटैक्स बिल्कुल सेम और टेक्निकल चीज बिल्कुल सेम, कहीं पे कोई अंतर नहीं। अगर आपने किसी लैंग्वेज में पढ़ा है तो ये वही है। तो यहाँ पर इफ का यूज इस तरह से आएगा कि इफ के साथ एक कंडीशन होती है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका यहाँ पर जो मान लीजिए मैंने लाइन 1 लिखी, तो ये लाइन 1 एग्जीक्यूट करेगी। हो सकता है पेस्ट लाइन 2, और ऐसे मल्टीपल इफ हो सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ उसको ताकि कंफ्यूजन भी ना हो। लाइन 4 इस तरह से एल्स इफ को मल्टीपल टाइम डिफाइन कर सकते हैं। जैसी जरूरत आपको पड़ रही है उस तरह से करें। ठीक है। लाइन की जहाँ पे लाइन जो मैंने लिखी ये आपके स्टेटमेंट्स होंगे जिनको आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। मैं ध्यान से बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा। इफ का ये पूरा एक कंप्लीट एक ब्लॉक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, टेक्निकलिटीज भी इसमें कवर कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ दूसरा इफ लिख दिया, जैसे वो कुछ इस तरह से एक गैप कर दे रहा हूं। अगर मैंने ये इफ को इस तरह से लिखा होता है, एक इफ फिर दूसरा इफ, तो ये इफ के 2 ब्लॉक हो गए। ये एक इफ का एक ब्लॉक नहीं है, ये इफ के 2 ब्लॉक हो गए। ओके, अब हम इस स्ट्रक्चर पे वापस आ रहे हैं। इफ का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसके अंदर इफ होता है, एल्स इफ होता है। एल्स इफ को आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं जितनी बार जरूरत है। सबसे लास्ट में एल्स होता है।
मैं कुछ की पॉइंट से आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि इफ के कंप्लीट एक ब्लॉक में केवल एक ही सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने चारों लिखा और चारों एग्जीक्यूट हो जाए। जिसकी कंडीशन पहले ट्रू हो जाएगी, मान लीजिए कि आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो यहाँ पे जितने भी एक लाइन लिख रखी है, 2 लाइनें यहाँ पे लिख रखी हैं, जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपने लिख रखे हैं, वहीं पे सर रुक जाएगा वो। हेलो, एनी प्रॉब्लम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अरे ये सर आवाज, आ रही है सर आप सर। आके बताइए। मैं रिपीट ये कर रहा था, इसमें ये बता रहा था कि अगर इफ के ब्लॉक को आप यूज कर रहे हैं, तो ये इफ का एक ब्लॉक हुआ जिसमें इफ एल्सिफ नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, एल्स हो सकता है। इफ के ब्लॉक में इफ तो मैंडेटरी है, लेकिन बाकी सब ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप चाहे तो इनको यूज करें, इनको यूज ना करें, या आपकी कंडीशन और प्रोग्राम पर डिपेंड करेगा। अब इफ के ब्लॉक में मान लीजिए मल्टीपल ब्लॉक, मल्टीपल ये कंप्लीट स्कैन कर रखा है, तो उस केस में इसमें हो सकता है ये कंडीशन, मैं जो सबसे की पॉइंट बता रहा था, पहला ये की पॉइंट वो ये था कि इस पूरे कंप्लीट ब्लॉक में केवल एक ही एग्जीक्यूट करेगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। ऐसा नहीं कि सारे एग्जीक्यूट कर जाएंगे। कहने का मतलब ये कि जब इसको ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये इसको एग्जीक्यूट करके ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। यानी कि जस्ट सपोज आपका ये आउटर सेक्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे हो सकता है कुछ लाइन ऑफ कोड हो, तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसे बाहर आना है, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये इफ के बाद एल्सिफ को यूज करें। एल्सिफ अगर इसको अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाहर आएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अगले एल्सिफ कंडीशन को चेक करेगा। यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो इसको चेक करो, अगर ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो, अगर ये नहीं ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसको एग्जीक्यूट करो। ये अगर कोई भी एल्स ब्लॉक ट्रू नहीं है और लास्ट में आपने एल्स लिख रखा है, तो एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है आपने इसको डिफाइन ना किया हो तो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं और लास्ट में आपने एल्स डिफाइन किया है, तो ये एल्स में चला जाएगा और इसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। दूसरा की पॉइंट मैं बता रहा था वो ये था कि अगर आपने 2 इफ लिखे, अब यहाँ पे एक कंडीशन होगी और यहाँ भी एक कंडीशन होगी। अब ये इस समय इफ का एक ब्लॉक नहीं है, ये इफ के 2 ब्लॉक हैं, और इन दोनों ब्लॉकों में हमने इफ का केवल ये वाला सेक्शन यूज किया है। ऐसा हो सकता था कि इसके बाद हम एल्स इफ यूज करते, लेकिन नहीं किया हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किया हो ना किया हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ। इसमें भी हो सकता है ये लाइन 1 हो और लाइन 2। अब यहाँ देखिए, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सिंपल सी एक चीज होगी कि यहाँ पर या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये नहीं करेगा। अगर इसकी भी कंडीशन ट्रू है और इसकी भी कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। ये हमारा इफ का ब्लॉक है। तो यहाँ पे मैंने जब इसको यूज किया था तो इस चीज को यूज किया था कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए को प्रिंट करेगा और अदरवाइज बी को प्रिंट कर दे। मान लीजिए आपका एक वेरिएबल और होता c = 30, तो आप क्या करते हैं? थर्ड कंडीशन बताती सर। हाँ, तब आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती कि अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। अब यहाँ पे लॉजिक्स का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है। मैं सिंपल से एक बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने सबसे पहले ए किस कंडीशन में सबसे बड़ा होगा, जब वो ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा। यह कंडीशन को और थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए हम कर सकते हैं दोनों। तो हमने a > b और a > c, अगर a की वैल्यू b और c दोनों से बड़ी है तो a सबसे बड़ा नंबर हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें मालूम पड़ गया कि a सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो a सबसे बड़ा नंबर नहीं रह गया। ये भी बात आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर होता तो ये इसको प्रिंट कर देता। नंबर 1 पॉइंट। अब बचे सिर्फ आपके 2 वेरिएबल b और c। तो एल्स इफ b इज ग्रेटर देन c, अगर b की वैल्यू c से बड़ी है तो उस केस में हम यहाँ पे अलर्ट कर देंगे b को।
अच्छा, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन का गैप दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम पर। एल्स ये अलर्ट कर देगा सी को। अभी मैं अलर्ट का यूज ही कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम में इसको समझाना आसान पड़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे की टेक्निक सीखते जाएंगे हम और भी कई चीजों का यूज करेंगे। अलर्ट को तो आगे बिल्कुल यूज नहीं करें। अब मेरे सामने प्रोग्राम में ज्यादातर, अगर आप लोगों ने 2 नंबर में बड़े नंबर का प्रोग्राम चेक किया होगा तो कई बार होता है कि आप यहाँ पर फिर से दोबारा 20 ग्रेटर देन इक्वल टू सी लिख लीजिए यहाँ पर, एंड 20 ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कुछ इस तरह की भी कंडीशन लिख देते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन का कोई मतलब नहीं। हो सकता है आपने कभी इस प्रोग्राम को किया हो तो इस तरह से कंडीशन लिख दी हो। प्रोग्राम में यही एक दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लॉजिक्स। लॉजिक्स जितने अच्छे होते हैं प्रोग्राम उतना अच्छा होता है। जैसे इस प्रोग्राम में अगर आप इस कंडीशन को यहाँ लिख रहे हैं तो एक डिसीजन अपने इस समय ये इंटरप्रेट बेस्ड लैंग्वेज है या कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज भी हो सकती थी आपकी सी जैसी लैंग्वेज। तो यहाँ पर प्रोग्राम इंटरप्रेटर को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि एक कंडीशन और चेक करें। हमें ऐसा कुछ करना है कि वो कम से कम कंडीशन चेक करे, यानी नंबर ऑफ लाइंस के कोड को कम से कम देने हैं और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स उससे कराने। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। तो ऐसी कंडीशन देने का यहाँ कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब इस कंडीशन का? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जब नहीं रह गया तो बी या सी में से ही कोई एक नंबर बड़ा होगा, तो बी इज ग्रेटर देन सी चेक कर रहे हैं, अदरवाइज सी सबसे बड़ा नंबर होगा अगर बी भी नहीं है तो। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन का एक प्रोग्राम था। इफ की कंडीशन की प्रोग्राम की प्रैक्टिस आप करिए। एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपको इफ कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम है, अभी मैं व्हाइल लूप की और फॉर लूप की भी बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कोशिश आप ये करिएगा, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने सेशंस को एक्सटेंड कर दूंगा, उसमें आपको इफ और व्हाइल को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी आज का सेशन यहीं पे ओवर कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए ये बोलूंगा कि इफ और एल्स की प्रैक्टिस और जावास्क्रिप्ट का जो कोड मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस ये आप कर लीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। मैं सर से बोलूंगा कि आपको एक मेल आईडी शेयर कर दें जिससे कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, वो क्वेरीज आप अपनी सारी मुझ तक पहुंचाइए और मैं उन क्वेरीज को अगले सेशन में अटेंड करने की कोशिश करूंगा। ये भी कोशिश करूंगा सेशन थोड़ा पहले शुरू कर लें जिसमें क्वेरीज को हम पहले जनरली अटेंड कर लें, आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा उसका। और मेरी क्लास परसों 5 बजे फिर से शुरू होगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग टाइमली 5 बजे परसों फिर से आ जाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई भी इम्पोर्टेंट टिप बिल्कुल मिस ना हो। तो अभी आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अगले सर ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है सर वो आप कहीं अपलोड करेंगे क्या? मतलब इन केस अगर मिस हो जाता है कुछ। आपको आशीष सर के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी, आशीष सर आपको बता देंगे। ओके सर। आपको की तरफ से पूरी प्रोवाइड की जाएगी। इनकेस अगर कोई भी ऐसी चीज अगर आपको मिस हो गई है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। इवन ऐसा हो सकता है कि आपकी क्वेरीज ड्यूरिंग द सेशन हो तो वो उसमें एक्सप्लेन ना हुई हो, तो मैं उसके लिए अलग से आपको अपॉर्चुनिटीज दूंगा कि आप अपनी क्वेरीज को इस प्लेटफॉर्म पे आकर के डिस्कस करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे आप उसको कवर करना है और वो कैसे रिजॉल्व होंगी देखूंगा। ओके सर। मेरा टास्क ये है भी आप को अपने पेज पर अप्लाई करके देखिए, उसके साथ प्ले करिए। प्ले करने का मतलब ये कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को उस पर रन करिए। आपको क्या प्रॉब्लम्स मिली, क्या कंफ्यूजन आपको आए, उन सबको लगातार डिस्कस करते रहिए। आई थिंक मेरा इंटरनेट चला गया। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ सर, आ रही है। यस सर। आ रही है। तो आशीष सर आप क्या इस समय अवेलेबल सर है? इसमें सिर्फ इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं? हाँ, करिए फिर से। सर इसमें सिर्फ इफ का और एल्स का यूज कर सकते हैं, मतलब एल्स इफ का यूज करना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब मैं बता रहा था तो उसमें ये जब मैं यहाँ पर हूँ तो एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर मैंने जब इसकी बात करी, जैसे अभी मैंने जब ये प्रोग्राम 2 नंबर के सम के लिए लिखा था तो इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है इफ के साथ हो सकता है केवल एल्स इफ का यूज करें, हो सकता है केवल एल्स का यूज करें, हो सकता है दोनों का यूज करें, हो सकता है दोनों में से किसी का यूज ना करें, हो सकता है इसके साथ मल्टीपल एल्स इफ का यूज करें। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम पर। मैं आपको कुछ प्रोग्राम बोल रहा हूँ, आप चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा। जैसे मैंने अभी प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया, 3 नंबर में बड़ा नंबर फाइंड करना, 2 नंबर में बड़ा नंबर फाइंड करना, आप 4 नंबर में बड़ा नंबर फाइंड करना, एक ही जैसा प्रोग्राम आप बार बार करिए। ऐसे ही
आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स को बताइए कि वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, ये प्रोग्राम करके देखिए, और या वो फेल है, इसको करिए। तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो बेसिक लेवल पे आपकी स्किल को क्लियर कर देगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं ये जो प्रोग्राम की जो बेसिक प्रॉब्लम है इनके सेशन अलग से दे दूंगा, जैसे इफ की कंडीशन हो गई, व्हाइल लूप हो गया। मैं मेन सेशन गेम में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जैसे अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था लेट और वेर में क्या डिफरेंस है, मैं इसको और जो और क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको भी कवर करूँ। तो जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं ड्यूरिंग द सेशन बहुत रिलेटेड चीज़ों को लेकर के चलूँगा। जो जावास्क्रिप्ट के इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक सेशन अलग से दे दूंगा, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्वेरीज को कवर करने का मौका मिलेगा। ओके? यस सर। ओके सर। किसी और कोई और क्वेरी? नो सर। ओके, तो स्टूडेंट मैं चाहूँगा आप अपने ट्राई करिए और साथ में इसकी प्रैक्टिस करिए। अभी कुछ सेशंस लगेंगे आपको, पहले जावास्क्रिप्ट और jQuery पे थोड़ी सी कमांड लेनी है, देन इसके बाद हम गेम का डेवलपमेंट शुरू करेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग पूछेंगे कि कैसे गेम डेवलप किए जाते हैं या किस तरह से। अभी हमारा गेम बहुत बेसिक लेवल पे ही होगा, लेकिन गेम की टेक्निक आपको समझना है। उसके बाद आप आगे किसी भी टूल पे जाएं, उस टूल पे आपका कमांड उसको बना देगा। ओके, तो आज का सेशन ये करते हैं। Okay, Nilab ji, on behalf of the department and the college, I would like to thank you